आप कैसे? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। आइए आज हम एक नए टॉपिक पे बात करते हैं जिसका नाम है इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल क्या होता है? सबसे पहली बात, इंटरनल कंट्रोल क्या है? सेट ऑफ रूल्स हैं, या आप कह लें इसमें मैनेजमेंट अपना प्रोसीजर कि हम इंटरनली विद इन द ऑर्गेनाइजेशन काम करेंगे, इसका एक फ्लो चार्ट बना लेता है कि यहाँ से एक ट्रांजैक्शन इनिशिएट होगा, उसके बाद यहाँ अप्रूवल मिलेगा, इसका पेमेंट ऐसे जाएगा, पेमेंट जब होगा चेक पे कौन साइन करेगा, सब कुछ डिसाइड हो जाता है इंटरनली। अब बात होती है कि जो इंटरनल कंट्रोल है वो ऑडिट के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। ऑडिट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल कंट्रोल अच्छा होगा तो जो डॉक्यूमेंट जनरेट होंगे या जो भी ट्रांजैक्शन वहाँ पे इनिशिएट होगा उसकी रिलायबिलिटी ज़्यादा होगी, ऑडिटर उसके डॉक्यूमेंट पे रिलायंस ज़्यादा प्लेस करेगा। आइए, यानी कि सीधा सा बोले तो ऑडिट इंटरनल कंट्रोल क्या है? सेट ऑफ रूल्स है जो ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी ट्रांजैक्शन को कैसे इनिशिएट किया जाए, उसको कैसे अप्रूव्ड कराया जाए या ऑपरेशंस को कैसे चलाया जाए, ये डिसाइड करता है। लेकिन एसए 315 जिसका नाम है आइडेंटिफाइंग एसेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, अब अगली लाइन में पढ़ रहा हूँ, इसको अब बड़ी गौर से सुनिएगा। ये कहता है थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। यहाँ पे यही है इंटरनल, ये जो लाइन है ना, ये है इंटरनल कंट्रोल की बात करता है। क्योंकि जब एक ऑडिटर जाता है ना ऑडिट करने, तो सबसे पहले उस एंटिटी के इन्वायरमेंट को ना, जो उस एंटिटी का इंटरनल कंट्रोल है उसको स्टडी करता है। जितना बेटर आप आईसी सिस्टम को स्टडी करोगे उतना ही बेटर आप ऑडिट कर पाओगे, चांसेस बहुत ज़्यादा अच्छे ऑडिट के। अब है कि ये जो एक डेफिनेशन देता है एसए 315 जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, ये क्या कहता है सुनिए। ये कहता है प्रोसेस डिजाइंड, इम्प्लीमेंटेड एंड मेंटेन्ड। मतलब एक प्रोसेस है जो डिज़ाइन किया गया है, इम्प्लीमेंट किया गया है, और उसको मैनेजमेंट क्या कर रहा है? मेंटेन कर रहा है। ये मैनेजमेंट करता है। मैनेजमेंट क्या करता है? प्रोसेस, जो हमारा प्रोसेस है उसको डिजाइन करता है, उसको इम्प्लीमेंट करता है और फिर मेंटेन करता है। क्यों? ताकि वो रीजनेबल एश्योरेंस दे सके। रीजनेबल एश्योरेंस दे सके। रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब क्या होता है? मैं बता चुका हूँ आपको कि ठीक है, मैं कंक्लूसिव नहीं बता रहा हूँ, लेकिन चीज़ें सही जा रही है, रीजनेबल है। अब है ये किया क्यों जाता है इंटरनल कंट्रोल? हम क्यों कहते हैं बार बार कि आपका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अच्छा हो? ताकि हम बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को ना अचीव कर सकें। अब आते हैं सेकेंड स्लाइड पे, बताते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी आईसी सिस्टम। अच्छा, ये जो आईसी सिस्टम है उसको मेंटेन करने का और इम्प्लीमेंटेड करने का जिम्मेवारी मैनेजमेंट का तो है, और किसकी किसकी जिम्मेवारी? तो कहता ऑल एम्प्लॉयज़, जितने वर्कर फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, जितने वर्कर कंपनी में काम कर रहे हैं, जो भी एम्प्लॉय है सबका है। क्योंकि वहाँ पे सेग्रीगेशन किया जाता है ड्यूटीज़ का कि आपका ये काम है, आपका ये काम है। दूसरा कहता है जितने भी ऑफिसर्स हैं उनका काम है। मैनेजमेंट ऑफ कंपनी, मैनेजमेंट ऑफ कंपनी का मतलब होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, या प्रोप्राइटरशिप के केस में क्या होता है, एक ही बंदा इंटरनल कंट्रोल भी देख रहा होता है, वही मैनेजमेंट भी, वही 2-4 गवर्नेंस भी होता है, वही मैनेजमेंट। लेकिन बड़े कंपनियों में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैनेजमेंट संभालते हैं। अब बात आती है कि इंटरनल कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव क्या है, इसको क्यों हम इम्प्लीमेंट करते हैं? तो इसका ऑब्जेक्टिव है, देखिए 7 ऑब्जेक्टिव हैं इसके। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी इंटरनल कंट्रोल, इसमें ये चीज़ तो होना ही चाहिए। इसके बाद और भी चीज़ें हो सकती है, लेकिन ये 7 मैं बता रहा हूँ जो बेसिक है। पहला, ऑथोराइजेशन। ऑथोराइजेशन से मतलब होता है कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इनिशिएट होगा तो उसको तभी आगे फर्दर प्रोसेस किया जाएगा उस ट्रांजैक्शन का जब वो अप्रूव्ड हो उस बंदे के द्वारा जिसको इंटरनल कंट्रोल ने ये अथॉरिटी दे रखी है। यानी कि एक फ्लो चार्ट बनेगा, उसमें होगा कि ये ट्रांजैक्शन होगा तो इससे अप्रूवल लेना है, तो तभी जाके वो ट्रांजैक्शन आगे फर्दर हम उसको प्रोसेस करेंगे। उसके बाद है कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस का मतलब है कि कोई ट्रांजैक्शन मिसिंग नहीं होना चाहिए।
सारी ट्रांजैक्शन की एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट में होनी चाहिए, कोई ट्रांजैक्शन बिल्कुल मिस नहीं होना चाहिए। दूसरा एक्यूरेसी। एक्यूरेसी से क्या मतलब है कि सपोज करो हमने 5 लाख का परचेज़ किया, तो ये एंट्री 5 लाख रुपए का जिस परचेज अकाउंट में जाना चाहिए, सही अमाउंट के साथ जाना चाहिए, ठीक है, जितना 5 लाख का हमने परचेज़ किया, और टाइमली जाना चाहिए, टाइमली। सपोज कीजिए हमारा 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 का फाइनेंशियल ईयर है, तो अगर कोई ट्रांजैक्शन इस ईयर से रिलेट करता है, इस पीरियड से रिलेट करता है, तो 31 मार्च तक उसकी बुकिंग हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि 31 मार्च का ट्रांजैक्शन इनवॉइस हमारे पास हमने एंट्री नहीं किया, हम उसके अगले पीरियड में या एंट्री करना भूल गए, ऐसा नहीं, कोई भी एंट्री मिस नहीं होना चाहिए। अब है वैलिडिटी। वैलिडिटी से क्या मतलब है कि आप वही ट्रांजैक्शन करेंगे जो लीगली वैलिड हो। जैसे कस्टम में क्या होता है, आप वो उस माल का इंपोर्ट नहीं कर सकते जो गवर्नमेंट ने जिसको बैन रखा, जिसको प्रोहिबिशन है गवर्नमेंट के द्वारा। तो हमको ये भी देखना कि कोई ऐसा काम नहीं करना जो लीगल वैलिडिटी नहीं हो, उसकी लीगली वैलिडिटी नहीं हो। अब कहता है फिजिकल सेफगार्ड एंड सिक्योरिटी ऑफ एसेट्स। आपको ऐसा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बना के रखना है कि वही बंदा जाके फिजिकली एसेट्स को एसेस कर सके जो उसके लिए ऑथोराइज हो। क्योंकि क्या होता है ना, कंपनियों में जो एसेट्स रजिस्टर होते हैं, एसेट्स रजिस्टर होता है, उसको मेंटेन कोई और करता है, और जो फिजिकली वेरिफिकेशन होता है वो कोई और करता है। इसका रीज़न क्या है कि मैनिपुलेशन नहीं हो सके। सपोज करो एक बंदा है जो स्टॉक का एसेट्स का रजिस्टर भी मेंटेन कर रहा है और फिजिकली भी करेगा, तो अगर कोई डिफिशियंसीज होगी तो वो तो बताएगा ही नहीं, क्योंकि रजिस्टर भी खुद मेंटेन कर रहा है बंदा और फिजिकली भी देख रहा है, इसलिए सेग्रेगेशन ऑफ ड्यूटी किया जाता है। अब है कि कोई एरर है, उसको आपको डिटेक्ट भी करना है और उसको सही भी करना है, उसकी डिटेक्शन भी करनी है और उसका करेक्शन भी करना है। अब है सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़। ऐसा हमें इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बनाना है कि एक ट्रांजैक्शन को एक इंडिविजुअल ही हैंडल ना करे, उसमें 2-3 लोगों का इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है। जैसे कोई मटेरियल आया फैक्ट्री में, तो उसको स्टॉक में एंट्री करने वाला बंदा कोई और चाहिए, अकाउंट में एंट्री करे, बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री करे कोई और हो, इनवॉइस चेक करे वो बंदा कोई और हो, क्वालिटी चेक करे वो कोई और हो। मतलब मैनिपुलेशन के चांसेस को हमको रिड्यूस करना है। यानी कि मैं आपको बता दूं, इंटरनल कंट्रोल का सबसे बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रिवेंशन, डिटेक्शन एंड करेक्शन ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। प्रिवेंशन का क्या मतलब होता है? प्रिवेंशन का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को होने से रोकें, ये होता है प्रिवेंशन, कि आप किसी चीज़ को होने से रोकें। डिटेक्शन का मतलब है कि ठीक है वो चीज़ हो गया, लेकिन आप उसको ना आइडेंटिफाई करें, खोजें। अब होता है करेक्शन। करेक्शन से मतलब है कि आप प्रिवेंट तो कर नहीं पाए, आप डिटेक्शन करने के बाद आप इसको सही तो करो, टाइमली बेसिस पे इसको सही करो। प्रिवेंशन, डिटेक्शन एंड करेक्शन, ये इंटरनल कंट्रोल का ही ऑब्जेक्टिव है। अब हम बात करते हैं कि इससे ऑडिटर इसको कैसे इवैल्यूएट करता है। मैं एक चीज़ आपको बताऊं, देखो यहाँ पे क्या है ना, मटेरियल आया है फैक्ट्री में, सिक्योरिटी गार्ड है, इसने चेक किया, उसके बाद ये गया वेयर हाउस में ये चला गया, इसके बाद ये फैक्ट्री में गया, यहाँ अकाउंटेंट ने इनवॉइस देखा, इससे इसने एंट्री कर डाला। अब यहाँ पे सब कुछ ना सही हो रहा है, प्रोसेस, माल आ रहा है, इसने चेकिंग करा, यहाँ पे एक बंदा है, वो भी क्या कर रहा है, मटेरियल को काउंट करके रजिस्टर में मेंटेन कर लेगा, स्टॉक रजिस्टर में। फिर फैक्ट्री वाले जब इससे माल मांगेंगे तो फिर ये ऑथोराइजेशन लेके आएगा मैनेजर से, जो फैक्ट्री में मैनेजर होते हैं कि हाँ हमको गुड्स चाहिए। अब यहाँ से ऑथोराइजेशन आया, यहाँ से माल जाएगा, ये प्रोसेस सही है। यानी कि ये इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल है। ये आईसी सिस्टम क्या है ना, इफेक्टिव है। अब दूसरा क्या, ये देखो, अब ऐसा जब हो गेट कीपर या उसको कुछ पता ही नहीं है, ऐसा इंटरनल कंट्रोल हमारा नहीं होना चाहिए कि ट्रक आ रहा है, बंदा सोया हुआ है, स्टॉक में कितना माल आया नहीं आया कोई मतलब नहीं, उसकी काउंटिंग भी नहीं, जो आया अनलोडिंग करवा दिया,
तो वहाँ पे क्या होती है ना, आईसी सिस्टम यानी कि इफेक्टिव नहीं है। अब इंटरनल कंट्रोल जब इफेक्टिव नहीं होता या इफेक्टिव होता है तो ऑडिटर उसको कैसे इवैल्यूएट करता है या उसको कैसे करना चाहिए। देखिए ये क्या करता है, SA 530 है जो ऑडिट सैम्पलिंग की बात करता है। सैम्पलिंग का मतलब होता है, सपोज कीजिए मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, जब हम चावल बनाते हैं ना, चावल को बॉयल करते हैं तो उस समय हम कुछ देर के बाद एक चावल लेते हैं, खा के देखते हैं, कहते हैं अच्छा ये चावल हो गया। यानी कि ये 100% पॉपुलेशन है हमारा, 100% पॉपुलेशन है। इसमें से हम 1 2 ऐसे करके बिल ले लिया। सपोज करिए सारा बिल परचेज का है, हमने लिया, उसको चेकिंग किया। अगर आईसी सिस्टम होगा ना सही तो हम क्या करेंगे, 10-15 बिल चेक करेंगे, बोलेंगे पता चल जाएगा क्योंकि उसमें एरर के चांसेस कम है। लेकिन आईसी सिस्टम सही नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, अपने सैंपल साइज़ को छोटा कर देंगे। मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, आपका आईसी सिस्टम सही नहीं है, सैंपल साइज़ को छोटा कर देंगे आप, और इससे क्या होगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। लेकिन आईसी सिस्टम अच्छा है तो हम कहेंगे अच्छा 100 हमारे पास परचेज के बिल हैं, इसमें से तुम 15-20 देख लो, 30 देख लो। लेकिन कहेंगे नहीं यार आईसी सिस्टम अच्छा नहीं है, इसके तो सारे बिल देखने पड़ेंगे, टाइम भी ज़्यादा लगेगा, कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगा, और ऑडिटर चाह के भी ना रिलायंस नहीं दे पाएगा उसके डॉक्यूमेंट के ऊपर। इसीलिए कहा जाता है कि आईसी सिस्टम का सही होना बिल्कुल ज़रूरी है। और इंटरनल कंट्रोल, ऑडिटर जब ऑडिट करने जाता है तो ऐसे ही रिलेट करता है, वो अपने सैंपल साइज़ को अब क्या है, अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम उसका सही है तो वो सैंपल साइज़ को बढ़ा देगा, लेकिन अगर इंटरनल कंट्रोल सही नहीं है तो अपने सैंपल साइज़ को कम कर देगा। तो आज के वीडियो में आपके लिए इतना ही। इंटरनल कंट्रोल के इनहेरेंट लिमिटेशंस क्या हैं और इसके और रिस्क असेसमेंट में इसका यूज़ कैसे करते हैं, इसका डिस्कशन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे करूँगा। आज के लिए इतना ही। आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।